गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म RWS सिविल सर्विसेज पर। और मैं तैयार हूँ NCERT सार बैच की क्लास को आगे बढ़ाने के लिए। सभी बच्चे जल्दी जुड़ेंगे ताकि कोई दिक्कत हो तो पहले मिनट में चैट करेंगे, और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो 8:01 पर क्लास की शुरुआत कर दी जाएगी, आ, ताकि मैक्सिमम बढ़ाया जा सके। आज अपेक्षा होगी कि ये चैप्टर पूरा कर दे, देखते हैं कितना हो पाता है। क्योंकि बहुत सारी बातें समझाने की आवश्यकता होती है, बीच में रुकना पड़ता है। समझ करके चलेंगे तभी आपको इस कोर्स का वास्तविक बेनिफिट मिल पाएगा। अदरवाइज बहुत कुछ नहीं समझ पाएंगे, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। वैसे तो कुछ भी पढ़ा के चले जाएं तो आपको शायद आइडिया ना लगे, लेकिन मेरा विश्वास रहता है कि अगर मैं आपको रुक करके समझा दूं तो शायद आपको आगे जो फाउंडेशन कोर्स है उसमें दिक्कत नहीं होगी। वेरी गुड मॉर्निंग सभी बच्चों का। एक बार मैं चैट देखूंगा फिर क्लास की शुरुआत करूंगा। बात पुर्तगालियों की हो रही थी, बात पुर्तगालियों की हो रही थी। अजीत जी, छवि, टुनटुन, पल्लवी, सोनाली, अंजलि, काव्या, खुशी, प्रीति, सैफानाज, मंदाकिनी, दुबे, सोमव्रत जी प्रणाम, और पूजा मौर्य। तो यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं, एक बार कंफर्म कर देंगे ताकि क्लास की शुरुआत की जा सके। मैं चाह रहा था कि क्लास को अगर शाम कर देते तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन शेड्यूल बन पा नहीं रहा है, क्योंकि मुझे लगभग 2 घंटे की क्लास चाहिए थी। प्रीति, अर्चना, चलिए प्रणाम मंदाकिनी, दुबे। शुरुआत करेंगे। सभी टीचर से RO का फॉर्म अप्लाई किया तो कोई टीचरों की 60 सीरीज ले सकता हूँ, ले सकते हैं टुनटुन जी, क्यों नहीं ले सकते। आपको डिपेंड करता है कि कहाँ आप आ, किस प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हैं। ये पर स्टूडेंट के हिसाब से अलग अलग होता है, सभी स्टूडेंट की ज़रूरतें अलग होती है, सभी स्टूडेंट की समझ अलग होती है। आप देखिए कि आपके पास क्या कंटेंट की कमी है या नहीं है, उसको आप आइडेंटिफाई करिए, क्योंकि क्लास हम अलग अलग प्रकार की देते रहते हैं। RO में अलग तरीके से पढ़ाते हैं, सुपर 60 में अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं, जो नॉर्मल कोर्स होता है उसमें अलग तरीके से जा रहे होते हैं। कुछ और पढ़ाएंगे तो उसमें हम ढल जाएंगे अलग हिसाब से। मेरे पास तो कोर्स के हिसाब से कंटेंट देना होता है। अब आपको आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना इसमें से फ़ायदा उठाते हैं, किस हिसाब से आप चल रहे होते हैं, क्योंकि चैनल पर बहुत सारे बच्चे आते हैं, सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें होती है। बात हो रही थी यहाँ पर पुर्तगाली की, और ज़रा पुर्तगालियों की ही चर्चा शुरुआत में लेंगे, और यह अपना लास्ट पार्ट होगा, जबकि हम यहाँ से आपके लिए मतलब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि जो टेस्ट आपका होना है सैटरडे को, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। तो सैटरडे को मैं 20 क्वेश्चन आपके लिए बना के लाने वाला हूँ, और जहाँ तक ये चैप्टर जाएगा, अगर कल तक जाता है तो कल तक भी इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे, अगर थोड़ा बहुत रह जाता है तो मूलतः यही चैप्टर आपका होगा जहाँ से कि आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी अब तक जो मध्यकालीन भारत की शुरुआत से लेकर के और अब तक जो कोर्स होगा वह यहाँ तक होगा, इस चैप्टर तक ही होगा, जहाँ से टेस्ट आपका लिया जाने वाला है। तो आप लोग तैयार रहेंगे टेस्ट के लिए, क्योंकि टेस्ट मध्यकालीन भारत का भी हुआ नहीं है, टल रहा था बार बार क्लास के कारण से। लेकिन अब हमने सोचा है कि सैटरडे को टेस्ट ले ही लेते हैं। आप लोग बस प्रिपेयर्ड हो जाइएगा। पुर्तगाली है, पुर्तगालियों की चर्चा हमने कहा किया, और यह कल चर्चा किया था कि भारत क्यों आते हैं, यानी एशिया की तरफ वो क्यों आ रहे हैं। तो आ रहे हैं मूलतः व्यापार करने के लिए। तो जो व्यापारिक वस्तु थी वह हमने देखा, चीन से वह रेशम प्राप्त करना चाहता है, भारत से वह मसाला प्राप्त करना चाहता है, यह भी इसके साथ करेंगे। जो व्यापारिक वस्तुओं की प्राप्ति थी, जो व्यापारिक वस्तु हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, वह 2 प्रकार की होगी। जैसे हम चीन से देखते हैं, चीन से यह क्या लेता है, रेशम प्राप्त करना चाहता है, जो सिल्क है वह प्राप्त करना चाहता है। भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया से वह क्या प्राप्त करना चाहता है, एशिया से वह प्राप्त करना चाहता है मसाला, मसाला प्लस क्या करना चाहता है, काली मिर्च प्राप्त करना चाहता है, और प्लस वह करना चाहता है यहां पर सूती वस्त्र। क्यों करना चाहता है, तीनों प्राप्त करना चाहता है। तो मसाला क्यों प्राप्त करना चाहता है, तो मसाला क्यों प्राप्त करना चाहेगा यह भी हम देखते हैं। क्यों प्राप्त करना चाहता है, क्या वो मसाला बहुत अधिक खाता है, चाहता है।
क्यों वह मसाला प्राप्त करना चाहता है, जो स्पाइसेस है वह क्यों भारत से प्राप्त करना चाहता है? तो ऐसा तो है नहीं कि भारत के तरह वो बहुत अधिक स्पाइसेस खा रहा है, बहुत अधिक वहाँ नहीं खाया जाता है। यूरोप में आप देखेंगे बहुत अधिक मसाले नहीं खाए जाते हैं जितना भारत में भर भर के मसाला सब्जियों में दिया जाता है। अगर उत्तर भारत के हम लोग हैं तो उत्तर भारत में के सब्जियों में जब तक खूब भरपेट मसाला ना हो, तेल नहीं हो, तब तक लोगों को संतोष नहीं होता है कि हाँ सब्जी बढ़िया बना या नहीं बना। हम लोग अपेक्षाकृत अधिक मसाले का प्रयोग करते हैं। लेकिन साउथ में भी देखेंगे और ख़ास करके आप यूरोपीय कंट्री में देखेंगे तो इतना मसाला यूज नहीं किया जाता, इतना स्पाइसेस यूज नहीं किया जाता है। वहाँ के मसाले थोड़े से डिफरेंट होते हैं, जो लाइट एक तरह से रहेगा। जो तीखापन आता है मसालों में वह काली मिर्च से आता है। जो काली मिर्च है, गोल गोल टाइप का, आपने गोल मिर्च जिसको कहते हैं, उससे तीखापन आता है। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि जो स्पाइसेस है उसकी प्रॉपर्टी अगर देखेंगे तो वह एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है, यानी वह एक ऐसी प्रवृत्ति रखता है जिसमें से भोजन की सड़न को भी कम किया जा सके। और भारत में इस मसाले का बड़ा दुर्भाग्य रहा कि वैसे तो हम इसमें कुछ आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी भी देखते हैं, यानी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन भारत में जब मांसाहार का प्रचलन शुरुआत से ही हो रहा है तो मांसाहार को बढ़ावा देने में मसालों का भी बड़ा योगदान रहा है। ऐसे तो कोई मांसाहार नहीं कर पाएगा जब तक उसको मसालों से लपेट करके उसके स्वाद को हम बदल ना दें। बिना मसाले का मांसाहार नहीं होता है। तो वहाँ पर भी दुर्भाग्य देखा जाए तो यहाँ से जो मसाले को यूरोप ले जाना चाह रहा है यूरोपीय कंपनी, वह भी मांस के परिरक्षण से ही जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है जरा देखते हैं। तो मसाला क्यों प्राप्त करना चाह रहा है, तो इसका जो मुख्य रीजन हो जाता है, वह इसलिए कि पशुओं के मांस को संरक्षित करने के लिए, क्यों संरक्षित करने के लिए, ताकि उसको लंबे समय तक ताजा बनाया जा सके। संरक्षित करने के लिए ताकि उसको लंबे समय तक ताजा बना करके रखा जा सके। मांस में अगर हम मसाले को लपेट देते हैं तो फिर क्या होता है, उसमें सड़न की प्रक्रिया थोड़ी सी स्लो हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि वो चूंकि एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी उसमें होता है तो बहुत सारे जर्म को वह एंट्री करने ही नहीं देगा। जैसे आप देखते हैं चोट लगती है तो हम उस पर हल्दी लगा देते हैं, तो हल्दी क्या है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी को साथ लेके चलता है, तो वह राहत देता है और इन्फेक्शन से भी बचाता है। तो ठीक यही काम वहाँ पर किया जा रहा है यूरोप में। मांस यानी बीफ वहाँ अधिकतम प्रयोग में लाया जा रहा है। ठंडा प्रदेश है तो वहाँ पर शाकाहार के बजाय मांसाहार अधिक प्रचलन में है। तो वहाँ पर चूँकि प्रिजर्व करना है, मान लो कि एक आप ऐसे समुदाय का नाम लें जो कि घुमंतू समुदाय है। मान लीजिए कोई एक समुदाय है जो नोमेडिक लाइफ जीता है, घुमंतू जीवन जीता है। तो घुमंतू लाइफ जो भी जनजातीय लोग जीते हैं उनके लिए समझिए जो उसका पशु धन होता है वह उसका आहार भी होता है, उसको वो खा भी लेता है। जैसे बकड़वाल समुदाय तो बकरियों के साथ घूमता रहता है और रात में जहाँ पर रुका अपने ही बकरी को मार करके खा लिया। क्योंकि बकरियों की संख्या बढ़ती रहती है, घटती नहीं है, तो इसलिए बहुत फर्क उसमें पड़ता नहीं है। तो जिसने ताज़ा मांस खा लिया उस खत्म हो गई, उसको मसाले की बहुत ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर उसको हमें 10 दिन के लिए प्रिजर्व करना होगा तो फिर उसको मसाले में लपेट करके डिब्बे में बंद करेंगे तो जल्दी खराब नहीं होगा, जिसको डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ कहेंगे। तो पशुओं के मांस को संरक्षित करने के लिए ऐसे मसाले की आवश्यकता पड़ रही है। क्यों पशुओं के मांस को संरक्षित करेंगे, तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर ताज़ा मांस खा लेते हैं तब तो दिक्कत नहीं है, वहाँ पर बहुत मसाले की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन यूरोप में भी धीरे धीरे शहर बढ़ रहे हैं, तो शहर बढ़ रहा है या चारागाह कम हो रहा है, तो चारागाह कम होगा तो एक सीमित क्षेत्र में ही हम पशुओं को रख पाएंगे। आप पूरे धरती पर अगर पशुओं को खुला छोड़ दीजिए तो अपने हिसाब से वह भ्रमण करता रहेगा, उसको बांध के रखने की जरूरत नहीं होती है। हम पशुओं को बांध करके क्यों रखते हैं, इसलिए रखते हैं कि किसी की प्रॉपर्टी को वह नुकसान न पहुंचा दे, खेत को नुकसान न पहुंचा दे। तो इसलिए एक निश्चित दायरे में ही पशुओं को रखना पड़ता है।
तो जब निश्चित दायरे में पशुओं को रखेंगे तो स्वाभाविक है कि पशुओं की मात्रा अधिक होगी एक सर्टेन एरिया में, जिसको हम एक तरह से उसका उपयोग हम मांस के लिए अगर कर रहे हैं तो उसको पहले से ही हमें एक स्टॉक बना करके रखना पड़ता है, और उस स्टॉक को मेंटेन करने के लिए मसालों की बड़ी प्रमुख भूमिका होती है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि एक तरह से यहाँ पर मांस परिरक्षित करना आवश्यक हुआ था, आवश्यक होता है। पशुओं के मांस को संरक्षित करने के लिए वस्तुतः क्या यहां लिख सकते हैं, वस्तुतः चारागाहों की कमी के कारण, चारागाहों की कमी के कारण सीमित क्षेत्र में ही अब पशुओं को रखा जाता था। कमी के कारण सीमित क्षेत्र में ही पशुओं को रखा जाता था, पशुओं को रखा जाता था। इसलिए यहां पर हमारे पास जरूरी था कि हम ऐसे मसालों को प्राप्त करें, ऐसे मसालों को हम यहां प्राप्त करें पशुओं के मांस को संरक्षित करने के लिए। तो यहां पर क्या था कि पहले मसाले नहीं आते थे, मसाले यूरोप नहीं जाते थे, यूरोप नहीं जाते थे। यह भी सवाल उत्पन्न होगा, क्या पहले नहीं जाते थे जो अब जाना शुरू हो गया? ऐसा है क्या? क्या ये पहले नहीं जाता होगा? तो पहले भी जाता होगा, ऐसा नहीं है कि केवल इसी काल में जाना शुरू हुआ है। तो पहले जाता था तो उसका मार्ग अलग था। पहले क्या होता था, पहले स्थल मार्ग से मध्य एशिया होते हुए पूर्वी यूरोप के रास्ते अन्य यूरोप में मसाला पहुंचता था। रास्ते अन्य यूरोप में मसाला पहुंचता था। ये आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे जब तक कि मैप में नहीं समझाऊंगा तब तक। पहले स्थल मार्ग से मध्य एशिया होते हुए और पूर्वी यूरोप के रास्ते अन्य यूरोप में मसाला पहुंचता था। पहले भी ऐसा रहा था, कोई इसमें दिक्कत नहीं थी। पहले भी यहाँ पर जाते रहे थे, पहले भी जाते थे। कैसे? रिंकू ने कहा कि भारत में मसाले का उत्पादन होता है। भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है? मसाले का देश क्यों कहा जाता है? मसाले का देश भी कहा जाता है भारत को, और भारत से अधिक मसाला होता था इंडोनेशिया में, तो उसको हम मसाला द्वीप ही कहते हैं। लेकिन सोने की चिड़िया तो मौद्रिक मूल्य के रूप में हम देखते हैं ना, मसाला हम बेच करके सोना कमाते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि सोने की चिड़िया का मतलब है कि दुनिया भर का सोना लौट करके भारत आ जाता है। सोने की चिड़िया एक प्रतीकात्मक शब्द है जिसको कहने का है कि भारत बहुत ही संपन्न देश है। सोने की चिड़िया का मतलब नहीं है कि सोना का कोई चिड़िया होता था पंख उड़ा के, ऐसे शाब्दिक अर्थ मत लगाइए। इसका प्रतीकात्मक अर्थ होता है, जैसे आपको घर में पिताजी कहते हैं कि मेरा बेटा तो राजकुमार है, तो क्या आप राजकुमार हो गए? तो राजकुमार नहीं हुए, राजकुमार जैसे हुए। तो उसी तरह से सोने की चिड़िया का मतलब है कि भारत एक संपन्न देश है, चाहे वो मसाले के व्यापार से संपन्नता आई हो, चाहे अन्य किसी के व्यापार से आई हो। तो पहले भी होता था व्यापार, पहले होता था, लेकिन कहाँ से होता था ये हमें रूट देखने की जरूरत होगी। जरा रूट को अगर हम देखें तो अगर ये विश्व का नक्शा है और विश्व के नक्शे के रूट को देखें कि भारत से अगर व्यापार होता था, भारत से व्यापार कहाँ होना है? यूरोप को होना है। और अगर आप मैप में यूरोप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको ढूंढना पड़ेगा। आप अपने मैप के बुक को देखिए और देखिए यूरोप कहाँ है। तो मान के चलते हैं कि यूरोप हमारा ये वाला भाग जो है ये यूरोप कहलाता है, ठीक है, यही पूरा पार्ट जो है यूरोप है। लेकिन यूरोप में भी तो भाग है ना, जैसे इसको हम यूरोप को आधा कर दें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, मान लो पूर्वी यूरोप हो जाएगा, और ये वाला पार्ट जो होगा वह होगा हमारा पश्चिमी यूरोप। नहीं, ये पश्चिमी यूरोप होगा। अगर यहां से मसाले का व्यापार हो रहा है या इस क्षेत्र से मसाले का व्यापार हो रहा है, यहां से व्यापार हो रहा है, तो यह व्यापार कैसे हो रहा है? या तो इस रास्ते से हो रहा है
या यहां से हम देखते हैं रास्ते से हो रहा है, या फिर हम सीधे सीधे लैंड रूट से लेकर के जा रहे हैं। पहले तो ऐसे होता था। तो अगर इस रूट से व्यापार हो रहा है तो सबसे फायदा किसको होगा? इस पार्ट वाले को होगा। पहले व्यापार यहां पर पहुंचा, फिर यहां से टैक्स लगा करके पश्चिमी यूरोप के देश में पहुंचा। तो पश्चिम यूरोप के देश में तो भाई थोड़ा महंगा पड़ेगा ना, जो सबसे पीछे छूट गया। अब यहां से हर जगह टैक्स लग रहा है, हर जगह टैक्स लगते हुए जा रहा है। और यहाँ पुर्तगाल है, यहाँ आते आते बहुत टैक्स लगेगा, महंगा मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? नियम तो यही कहता है। अगर इस रूट से जा रहे हैं तो यहाँ तक आते आते वस्तुएं महंगी हो जाएगी, क्योंकि हर जगह टैक्स लगाना पड़ेगा उसको। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण था कि लोग इस पार के जो लोग थे पश्चिमी यूरोप के, देखिए यहाँ पर ब्रिटेन है, ये फ्रांस है, पुर्तगाल है, ये फ्रांस है। ये लोग चाहते थे कि हम कुछ ऐसा रास्ता निकालें कि इनसे हमारा पिंड छूट जाए। ये चाहते थे कि हम डायरेक्ट यहाँ से जुड़ जाए। अब डायरेक्ट अभी जुड़ सकते हैं, हवाई जहाज है हमारे पास, लेकिन उस समय तो हवाई जहाज था नहीं। इसलिए आप देखिएगा कि इस क्षेत्र के लोगों ने नहीं, बल्कि इस क्षेत्र के लोगों ने नया रास्ता खोजा कि भाई इसके इन्फ्लुएंस के बगैर ही हम यहां पर आ सकते हैं। पहले की स्थिति अलग हो जाती है। और दूसरा क्या है कि चूंकि यहां से यहां तक लैंड रूट है, तो लैंड रूट पर हमेशा झगड़ा ही होता रहता था, हमेशा लूटमार होती रहती थी। इसलिए इस रूट पर बहुत अधिक सुरक्षित आवाजाही संभव नहीं था, क्योंकि यहाँ इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा। अब समुद्र के रास्ते आ रहे हैं तो किसी से हमें डरने की जरूरत नहीं है। समुद्री लुटेरे होते थे, लेकिन उससे निपटने के लिए हम जहाज़ों पर तोप लगा के चलते थे। तो इन क्षेत्र के लोगों के लिए आसान हो गया। और यही देखिएगा कि जब भी यूरोपीय कंपनियां आती है शुरुआत के, चाहे वह पुर्तगाल हो, चाहे वह स्पेन का हो, चाहे वह आपका फ्रांस का हो, चाहे वह ब्रिटेन का हो, चाहे हॉलैंड का हो, कहीं की भी यूरोपीय कंपनियां आएगी तो इस क्षेत्र की आएगी। क्या आपने सुना है इटली की कंपनी आई है? क्या हमने सुना है रूस की कंपनी आई है? नहीं आई है। क्यों? क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी तो है भारत के साथ पहले से ही। तो कंपनी कहां से आ रही है? पश्चिमी यूरोप से आ रही है। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो यहां हमने ये कहने की कोशिश की कि पहले स्थल मार्ग से मध्य एशिया होते हुए पूर्वी यूरोप के रास्ते अन्य यूरोप में मसाला पहुंचाया जाता था। हालांकि क्या होता है, हालांकि उस्मानिया साम्राज्य जिसको हम क्या कहते हैं, नाम अगर सुना होगा आपने तो ओटोमन साम्राज्य कहा जाएगा। ओटोमन साम्राज्य के उद्भव के कारण क्या होता है? उद्भव के कारण यह मार्ग बाधित हो गया। नंबर 1। दूसरा है कि 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन होता है। कुस्तुनतुनिया जिसको हम कहते हैं वर्तमान इस्तांबुल कहेंगे। इस्तांबुल किसकी राजधानी है? कुछ जीके वगैरह पढ़े हैं या नहीं? इस्तांबुल किसकी राजधानी है? वर्तमान में तुर्की की राजधानी है, जिसको हम अब तुर्की कहते हैं। 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन होता है। का पतन होने के पश्चात इस क्षेत्र में व्यापक अशांति उत्पन्न हुई। क्षेत्र में क्या होता है? व्यापक अशांति उत्पन्न होती है, अशांति उत्पन्न हुई। फिर हम क्या देखते हैं कि कुछ हद तक व्यापार जारी रहा, कुछ हद तक फिर भी व्यापार जारी रहा, लेकिन इससे पूर्वी यूरोप को अधिकतम फायदा हो रहा था। जारी रहा, लेकिन इससे क्या है? लेकिन इससे पूर्वी यूरोप के देशों को अधिक फायदा हो रहा था। देशों को अधिक फायदा हो रहा था। अतः हम क्या देखते हैं?
अतः पश्चिमी यूरोप के देशों ने नए व्यापारिक मार्ग को खोजने की पहल की। एक बार इस लाइन को पूरा समझेंगे तभी आप जब फ्रेम बनेगा तभी आप इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। क्या पहले मसाले यूरोप नहीं जाते थे? बिल्कुल जाते थे। पहले स्थल मार्ग से मध्य एशिया होते हुए पूर्वी यूरोप के रास्ते अन्य यूरोप में मसाला पहुंचाया जाता था। हालांकि उस्मानिया साम्राज्य यानी ओटोमन साम्राज्य के उद्भव के कारण यह मार्ग बाधित हो गया। 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन होने के पश्चात इस क्षेत्र में व्यापक अशांति उत्पन्न होती है। कुछ हद तक फिर भी व्यापार जारी रहा, लेकिन इससे पूर्वी यूरोप के देशों को अधिक फायदा हो रहा था। अतः पश्चिमी यूरोप के देशों ने नए व्यापारिक मार्ग को खोजने की पहल की। ये पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप समझ रहे हैं ना? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा कि पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप तो समझ पा रहे हैं मंदाकिनी? यहां से कोई दिक्कत नहीं है, यहां से कहीं कोई परेशानी नहीं है, यहां सब कुछ ठीक है। ठीक है, यूरोप और पश्चिमी यूरोप में अंतर नहीं हुआ प्रिंस गुप्ता, यही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे कि क्या पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप की बात समझ पा रहे हैं आप? इस्तांबुल को, हाँ ठीक है शिवांगी, क्या पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप समझ रहे हैं? वॉइस यहाँ से ठीक है मंदाकिनी, यहाँ से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि यहाँ एक फिक्स होता है। यहाँ का जो ऑनलाइन का सिस्टम बना होता है उसमें कोई इसकी गुंजाइश नहीं होती है कि कोई बैटरी स्लो हो जाए। 4-4, 5-5 घंटे रहूँगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से सब चल रहा है। थोड़ा सा अपना वॉल्यूम बढ़ा लेंगे, और मेरी आवाज़ तो वैसे भी तेज़ ही रहती है, बहुत कोई दिक्कत वॉइस में होनी नहीं चाहिए। फिर भी अगर सभी बच्चे कंफर्म कर देंगे वॉइस क्लियर है तो और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी पर तो भाई भरोसा कभी कभी नहीं भी करना पड़ सकता है। तो क्या पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप हम समझ पा रहे हैं? तो आप करिएगा क्या कि आपके पास एटलस है, अगर आप लोगों ने खरीदा है तो आप एटलस में देखेंगे हर महाद्वीप का फोटो दिया हुआ है। तो आप हर महाद्वीप के फोटो को खोजेंगे तो वहाँ यूरोप में मिल जाएगा। तो यूरोप को खोल करके देखेंगे, जब नक्शा आप खोलेंगे यूरोप का, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर कौन कौन से देश, 10 देश लिखने के लिए कहा जा सकता है, या यह समझने की जरूरत होगी कि कौन सा पूर्वी यूरोप है, कौन सा पश्चिमी यूरोप है। समझ में आ गया है? हाँ, वेस्ट साइज में क्या हो जाएगा? वॉइस क्लियर है? चलिए, तो हमने क्या देखा, एक बार फिर से दिखा देता हूं आपको कि पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप का क्या मतलब है। क्योंकि यहां पर हम कंट्रीज को नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे मान लो कि ये है एक मैप, यह भी आपके सामने है, यह भी वर्ल्ड का ही मैप है। तो अगर यहां से हम आइडेंटिफाई करें तो ये जो पार्ट है इसको हम कहेंगे यूरोप का पार्ट। ये क्या है? ये पूरा का पूरा हमारा यूरोप का पार्ट। मान लो हमने कहा यूरोप है, और यूरोप को हम 20 से बांट देते हैं। ये क्या हो जाए? ये होगा पूर्वी यूरोप, और ये हो जाएगा हमारा पश्चिमी यूरोप। पश्चिमी यूरोप पूर्व और पश्चिम का होता है। जैसे हम भारत को कहते हैं, ये भारत है, ये पश्चिमी भारत है, ये पूर्वी भारत है, ये दक्षिणी भारत है, ये उत्तरी भारत। इसी टाइप से हम मैप में विभाजन करते हैं। तो यहां जो देश है ये वाला, यही असल में तिक्रम लगा रहा है कि यहां से हम किस तरह से व्यापार करें। पहले क्या व्यापार होता था? पहले व्यापार यहां से होता था। पहले व्यापार सॉरी, नीचे वाला तो नहीं लाइन होगा, मैंने अलग खींच दिया है। तो पहले व्यापार कहां होता है? यहां से होता है, लाल सागर होते हुए। एक व्यापार पहले यहां से हुआ करता था, या फिर व्यापार यहां से हुआ करता था। पहले की स्थिति यह थी, लेकिन अब की स्थिति क्या हो जाएगी? नया रूट खुल जाएगा और यहां से आएगा। यहां से आएगा फिर क्या करेगा? यहां से एंट्री करेगा। यह है आपका क्षेत्र इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया का क्षेत्र है, जिसको हम मसाला द्वीप भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? मसाला द्वीप भी कहते हैं। फिर यहां से भी हम क्या करते हैं? धीरे धीरे मसाले को ले जाते हैं यूरोप में। अब यहां से हमने मसाला लिया, यहां से लिया और डायरेक्ट पश्चिमी यूरोप में दे दिया। अब पूर्वी यूरोप वाले को महंगा मिलेगा? नहीं मिलेगा। पहले क्या होता था कि मसाले यहां आते थे, यहां से यहां आते थे। अब डायरेक्ट यहां आया और यहां से अब यहां जाएगा, तो उल्टा चक्र हो जाएगा। तो स्थिति बदलते थोड़ी देर नहीं लगती है। ठीक है बच्चे, क्लियर है? तो हमने क्या देखा? यहां पर एक बार फिर से पढ़ेंगे ताकि और क्लियरिटी आ जाए।
कि क्या पहले मसाले नहीं होते थे? बिल्कुल होते थे। मसाले का व्यापार होता था, स्थल मार्ग से होता था, मध्य एशिया होते हुए होता है। उस्मानिया साम्राज्य के उद्भव के कारण यह मार्ग बाधित हो गया। 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हो जाता है। इसके पश्चात इस क्षेत्र में व्यापक अशांति उत्पन्न हुई। कुछ हद तक फिर भी व्यापार जारी रहा, लेकिन इससे पूर्वी यूरोप के देशों को अधिक फायदा हो रहा था। अतः पश्चिमी यूरोप के देशों ने नए व्यापारिक मार्गों की खोज के लिए आगे अपना रास्ता बढ़ाया। इसमें हमने क्या देखा? इस व्यापारिक मार्ग की खोज के लिए सबसे पहले जो प्रिंस गुप्ता नहीं समझ में आ रहा है तो यहां तो समझाना आपको नामुमकिन हो जाएगा। प्रणाम मैं करता हूं कि जब आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहां समझाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जितना हो सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। आपको पूर्वी और पश्चिम में कोई अंतर नहीं समझ रहा है, इसका मतलब मैप का कोई परिप्रेक्ष्य आपके पास क्लियर नहीं है। तो मैं प्रणाम करूंगा आपको कि थोड़ा सा आप मैप को देखिए, और फिर कोई दिक्कत हो तो पूछिए। ठीक है बच्चे, यहां से हम व्यापारिक मार्ग को, नए व्यापारिक मार्ग को खोजने की पहल की। और इस खोज की पहल किसके द्वारा की गई? ऐसे सामुद्रिक यात्राओं की खोज किसके द्वारा की गई? ऐसे नए व्यापारिक मार्ग के खोज की पहल किसके द्वारा की गई? पहल पुर्तगाल द्वारा की गई। पुर्तगाल क्या है? एक देश है। पुर्तगाल स्पेन के द्वारा की गई। पुर्तगाल और स्पेन के द्वारा ऐसे व्यापारिक मार्गों की खोज की पहल की गई। अब देखिए यहां पर एक सवाल उत्पन्न होता है, जो थोड़े जागरूक बच्चे होंगे उनके मन में आएगा कि पुर्तगाल तो एक छोटा सा देश है, स्पेन उससे बड़ा देश है, लेकिन भला उसके द्वारा ही क्यों की गई? ब्रिटेन के द्वारा क्यों नहीं की गई? फ्रांस के द्वारा क्यों नहीं की गई? तो यह शासक की जागरूकता का नतीजा भी हो सकता है। दूसरा, अगर आप इस कालखंड में देखें तो थोड़ा सा एक बार फिर से मैप आपको देखना होगा, ये वाला मैप। अगर इस कालखंड में देखें, जिस काल की हम चर्चा कर रहे हैं, तो मान लो कि ये हमारा पूर्वी और पश्चिमी यूरोप है। अब यहां से अगर आपको थोड़ा मैप याद हो तो आप समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। जैसे ये हमने देखा पुर्तगाल है, और ये वाला जो एरिया देख रहे हैं ना, ये एरिया हमारा यूके का है, जिसको हम ब्रिटेन कहते हैं। जो ब्रिटिश कंपनी भारत में आती है, ब्रिटेन के द्वारा भारत पर कब्जा किया जाता है, ये वाला है। अब इस देश के द्वारा चूंकि इसके पास संसाधन उतने अधिक नहीं है कि यह कब्जा कर सके इसको, तो यहां हम देखते हैं ये यूएसए, अमेरिका है यह। अब ब्रिटेन के पास इतनी शक्ति थी, स्पेन के पास भी इतनी शक्ति थी, वह यूरोप से जाकर के पूरा अटलांटिक महासागर पार करेगा और जाकर के अमेरिका के संसाधनों का दोहन कर रहा था। ब्रिटेन देखिएगा भारत से पहले किसको गुलाम बनाता है? अमेरिका को बनाता है। देखिए ये अमेरिका है, इससे संसाधनों की लूट करके ये अपना पेट भर रहा था। लेकिन धीरे 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 यह भी आ जाता है व्यापारिक मार्गों की खोज में। तो पुर्तगाल के पास इतनी क्षमता नहीं थी वो पूरा अटलांटिक महासागर पार करे और जा पाए वहां पर, लेकिन उसने खोजने की जरूर कोशिश की कि भारत कहां पर है। और पहला व्यापारिक मार्ग देखेंगे खोजने की कोशिश स्पेन के द्वारा या पुर्तगाल के द्वारा ही की जाती है, क्योंकि वह सोच रहा है कि कहां भारत है। अब कैसे पता चलेगा कि यहां के लोगों को कैसे पता चलेगा कि भारत यहां है? वह जानता था कि हमसे पूर्व में है, इसे पता है कि भारत पूर्व में है। और तब तक एक इंफॉर्मेशन उसे वह भी मिल गया था कि पृथ्वी गोल है। अगर हम राउंड होके चलें, अगर ऐसे घूम करके आए, तो ऐसे घूम करके भी हम भारत आ सकते हैं। यानी राउंड राउंड चलते रहें, यानी एक स्थान से शुरू करके अगर चलें फिर लौट करके हम उसी स्थान पर आ जाएंगे। पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल ही है ना। इसने सोचा कि ऐसा कुछ करते हैं कि भाई चलते हैं, एक सीध में चलते हैं, और सीध में चलेंगे चूंकि हमसे पूरब ही जाना है तो हम यहां पर पहुंच ही जाएंगे। इसलिए वह अपनी यात्रा इस तरह से प्रारंभ करता है, लेकिन शुरुआत में भटक जाता है लोग, क्यों? समुद्र है, समुद्र में जाने के बाद पता ही नहीं चलेगा कि हमें किस एरिया में जाना है। तो हमने क्या देखा यहां पर कि ऐसे नए व्यापारिक मार्ग की खोज की पहल पुर्तगाल और स्पेन के द्वारा की जाती है, स्पेन के द्वारा की जाती है। जैसे इसी क्रम में हम क्या देखते हैं, स्पेन के रानी के आदेश से
स्पेन के रानी के आदेश से क्या करते हैं? खोज पुर्तगाल स्पेन के द्वारा की गई। यहां हम क्या देखते हैं? स्पेन के रानी के आदेश से, स्पेन की रानी के आदेश से इटालियन नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसकी खोज निकाली? कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर ली, अमेरिका की खोज कर ली। अब देखिए, क्रिस्टोफर कोलंबस को कहा कि तुम जाओ भारत को खोज के निकालो। क्रिस्टोफर कोलंबस को कहा गया कि आप जाइए भारत को ढूंढ करके निकालिए। क्रिस्टोफर कोलंबस को पता था कि अगर हम सीध में चलते रहेंगे, एक सीध में चलते रहेंगे तो भारत पहुंच जाएंगे। अब वो एक सीध में चलना शुरू किया, उसको क्या पता कि सामने अमेरिका ही है या कोई नया महाद्वीप आ जाएगा, क्योंकि वहाँ यूरोप में बैठ करके अमेरिका को तो हम देख नहीं पाएंगे, दिखेगा नहीं। वो एक सीध में चलता है और जो उसको स्थल मिला पहला, उसने कहा कि खुशी से चिल्लाने लगा कि भाई मैंने भारत को खोज लिया, भारत को खोज लिया। लेकिन था वो असल में अमेरिका। इसलिए जब पहली बार वहां पर जिससे उसका इंटरेक्शन होता है क्रिस्टोफर कोलंबस का, वो काला काला सा लोग था, ब्लैकिश लोग था, जो अफ्रीका से पहले जाकर के वहां पर किसी तरह से नाव से बस गए थे। तो उसको कहा कि इसने रेड इंडियन कहा उसको, इसलिए कि उसको लगा कि शायद हम अमेरिका नहीं बल्कि भारत खोज चुके हैं, इसलिए वहां पर रेड इंडियन होगा। आप देखिएगा वहां पर इंडियन शब्द का बड़ा प्रयोग होता है। वेस्ट इंडीज क्या है? इंडियन शब्द से बना हुआ है। वेस्ट इंडीज मतलब जो पश्चिम का इंडीज है उसको वेस्ट इंडीज कहते हैं। वहाँ के मूल निवासी को हम रेड इंडियन कहते हैं, अमेरिका के मूल निवासी को हम रेड इंडियन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि नाम इन लोगों के द्वारा दिया गया था। इनको लगा कि शायद हमने इंडिया खोज लिया, लेकिन गलत से ही सही, लेकिन खोज हो गया था अमेरिका का। किसने खोज दिया? क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोज दिया। फिर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर एक पुर्तगाली शासक था, हेनरी द नेविगेटर। पुर्तगाली शासक हेनरी, इसको हम कहते हैं द नेविगेटर, इसकी उपाधि थी। के प्रयासों से क्या होता है? प्रयासों से ऐसे भौगोलिक मार्ग की खोज में तेजी आई, मार्ग की खोज का प्रयास तेज हुआ, ऐसे भौगोलिक मार्गों की खोज का प्रयास क्या हो जाता है? थोड़ा सा तेज हो जाता है, क्योंकि कुछ शासक इसमें प्रोत्साहन देते हैं। फिर हमने क्या देखा कि आगे तरफ से जो पोप है, पोप द्वारा भी ऐसे प्रयासों को प्रोत्साहन दिया गया तथा कहा गया कि जो नए मार्ग को खोजेगा या जो नए विश्व को खोजेगा उसको क्या करेंगे? खोजेगा, उसे उस क्षेत्र में विशेष अधिकारिता दी जाएगी, उसे उस क्षेत्र में विशेष अधिकारिता दी जाएगी। अब भैया पोप कौन है? पोप जो होता है वह है ईसाई धर्म का प्रमुख होता है। प्रमुख, जैसे हम मुस्लिम धर्म में देखते हैं, जैसे मुस्लिम धर्म में हम क्या देखते हैं? जो इस मुस्लिम धर्म का प्रमुख होगा वह पैगंबर या खलीफा होगा। ईसाई धर्म का जो प्रमुख होगा वह कौन होगा? पोप कहलाएगा। पोप कौन कहलाएगा? ये होगा ईसाई धर्म का प्रमुख हो जाएगा। और जो खलीफा होगा ये कौन होगा? ये होगा इस्लाम धर्म का प्रमुख हो जाएगा। पोप कहते हैं ईसाई धर्म वाले को,
क्या कहते हैं? पोप कहते हैं। हर धर्म के जो प्रमुख होते हैं उनको अलग अलग नाम से हम पुकारते हैं। जैसे भारत में देखें हिंदू धर्म में हम शंकराचार्य देखते हैं। सिख धर्म में देखें तो ग्रंथी कहलाता है। तो पुर्तगाली शासक हेनरी के प्रयासों से ऐसे मार्गों की प्रयास का तेज हुआ। पोप द्वारा भी ऐसे प्रयासों को प्रोत्साहन दिया गया तथा कहा गया, तथा यहां पर लिखेंगे, तथा कहा गया कि जो नए विश्व को खोजेगा उसे उस क्षेत्र में विशेष अधिकारिता दी जाएगी। देखिए होता क्या है कि पोप को लग रहा है कि हम ईसाई धर्म का प्रसार पूरे विश्व में करें। उसने कहा जाओ बेटा जाओ, खोजो नए देश को और उसको जाकर के तुम ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर लेना, तो फिर मैं तुमको विशेष अधिकार दूंगा। पहले पोप साहब की बड़ी चलती थी, अब तो पोप उतना प्रभावी नहीं है और वेटिकन सिटी में छोटे से भूभाग में वह रहता है। वैसे तो माना जाता है कि ईसाई धर्म का सबसे प्रमुख गुरु वही हुआ, पोप के हिसाब से ही ईसाई धर्म चलता है। लेकिन जिस कालखंड की बात हो रही उसमें पोप बहुत प्रभावी होता था। जैसे कि पहले खलीफा बहुत प्रभावी होता था, उसी प्रकार से पोप भी बड़ा प्रभावी होता था। पोप ने कहा कि जो नया विश्व खोजेगा उसको मैं उस पर विशेष पावर दूंगा, ये क्षेत्र आपका हो जाएगा कुछ दिनों के लिए। तो लोग इसलिए भी वहां से निकलना शुरू कर देता है कि चलो नए क्षेत्र को जीतते हैं या नए क्षेत्र को खोजते हैं। हमने क्या देखा कि यहां पर विशेष रूप से यहां पर हिंदू धर्म में शंकराचार्य होता है, उसमें खोजना ही होता था क्योंकि हमें पता नहीं था ना। अब तो हम सेटेलाइट के माध्यम से जान लेते हैं कि कौन सा देश कहाँ है। अभी आप सेटेलाइट खोजिए और मुझे तुरंत पिन कर लीजिएगा कि मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं आपको लोकेशन जैसे अपना ऑन कर दूं, दिखा दूं कि मैं कहाँ पर हूँ, तो मुझे आप तुरंत ढूंढ लीजिएगा। और जो सेना का सैटेलाइट होता है वो सब तो बहुत पावरफुल होता है, वो तो आदमी की गतिविधियों को नोट कर लेता है, गाड़ियों की गतिविधियों को, कि हम रिमोट सेंसिंग जो उपग्रह देखते हैं वो इसीलिए बनाया गया है। अब तो हम सेटेलाइट से ढूंढ लेते हैं, पहले सेटेलाइट तो था नहीं, तो नाव से ही हमें जाना होता था, मजबूरी थी। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि पोप द्वारा भी ऐसे प्रयासों को प्रोत्साहन दिया जाता है ताकि वह नए नए क्षेत्र में जाए और फिर वह नए क्षेत्र में जाकर के ईसाई धर्म का विस्तार करे। फिर हम क्या देखते हैं, एक डेट आता है आपका 1488, हालांकि अलग अलग जगह होगा, और बार्थेलेक्यू डियाज होगा, कहीं कहीं बार्थोलोम्यू डियाज भी होता है, बार्थलेक्यू डियाज होता है, नाम है व्यक्ति का डियाज। इसने क्या निकाला, इसने केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, जिसको हम हिंदी में कहते हैं उत्तर मासा अंतरीप कहते हैं, अंतरीप को खोज निकाला, केप ऑफ गुड होप को खोज निकाला। अब ये केप ऑफ गुड होप कहाँ है भैया, इसको जरा देखना जरूरी होगा। किस क्षेत्र की इसने खोज कर ली, जो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, उस क्षेत्र की खोज कर ली। क्योंकि अगर जब तक हम इस क्षेत्र को प्राप्त नहीं करते तब तक हम भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकेंगे। कैसे? अब देखिए होता क्या है कि हमने यात्रा प्रारंभ की, हमने क्या कहां से प्रारंभ की, यहां से यात्रा प्रारंभ की, और इसके तट से चलते चलते आपको मैं लाइन खींच रहा हूं तो कुछ सेकंड में खींचा जाएगा। लेकिन अगर नाव लेके चलेंगे और हजारों किलोमीटर आपको नाव लेके चलना पड़ेगा तो आप हतोत्साहित हो जाएंगे, पता नहीं ये लैंड कब खत्म होगा। ये यहां से नाव लेके चल रहा है और चलते ये तट के सहारे आते तो बहुत सारे लोग तो मर हेरा गए रास्ते में ही। उनको लगा कि शायद रास्ता है ही नहीं, हर जगह लैंड ही है, उसको पता ही नहीं है कि आगे चल करके लैंड समाप्त हो जाता है और समुद्र शुरू होता है। अब ना आपको मैप देखते हैं तो आपको पता लग रहा है कि यहां आकर के लैंड समाप्त हो रहा है। उसको कैसे पता चलेगा? अब नाव लेके जा रहा है, समुद्र में डाकू भी उसको लूट लिया करते थे, बहुत सारी बीमारी समुद्र की होती है वो लग जाता था, बड़े बड़े मच्छर होते थे उसको काट के वो बहुत सारे लोग तो रास्ते में ही मर जाते थे। अब बार्थोलोम्यू डियाज ने क्या किया, यहां से जहाज लिया और वो किनारे होते वह एग्जैक्ट इस पॉइंट पर पहुंचने में कामयाब। केप ऑफ गुड होप इसको कहेंगे। यहां तक पहुंचने का मतलब है कि अब इसे पता चल गया कि इसके बाद लैंड नहीं है,
हम यहां से मुड़ सकते हैं इधर, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए इसको केप ऑफ गुड होप कहा गया, अच्छी आशा का अंतरीप कहा गया, क्योंकि अब पता चल गया अच्छा ये लाइन लैंड खत्म हो गया, अब यहां से मुड़ करके इसके सहारे हम यहां से होते हुए आ सकते हैं। अब उसे पता चल गया, क्योंकि अभी तक तो पता ही नहीं चल पा रहा था कि लैंड है कहां तक भाई। तो सबसे पहले बहुत बड़ी खासियत हो गई कि ये खोज हो गया, यहां तक अफ्रीका का तट है, लैंड हमारा यहां तक है। ठीक है, बहुत दिन लगा होगा, महीनों दिन लगते हैं, 6 महीने 8 महीने साल भर लग जाते हैं। एक जब जहाज लेके चलते हैं तो उस पर खाना भी हमको साथ लेके चलना पड़ता है, नाविक भी उतने सारे लेके चलने होते हैं, सोना चांदी भी लेके चलना होता है, और सोना चांदी लूटने वाले लोग भी वहां पर मौजूद होते हैं। अगर हम इस तट से आ रहे हैं तो यहां से क्या इसको लूटने की कोशिश नहीं किया गया, कई बार युद्ध होता रहा है। बहुत सारे लोग, जैसे आप वास्को डिगामा को देखेंगे, भारत आया था, फैक्ट्स हम याद करते हैं ना, वास्को डिगामा भारत आया, तो भारत आया इतना आसानी से थोड़ी ना आया, उसके एक आध भाई को तो बीच में ही निपटा दिया, यानी युद्ध होता रहा, जितने लोग चले थे उसमें से आधे लोग ही यहाँ पर आ पाए, बाकी लोगों को तो रास्ते में ही मार दिया गया। युद्ध होते 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 आधे लोग ही भारत आ पाए थे, बड़ी दिक्कत होती थी और महीनों दिन की यात्रा होती थी। आप समुद्र की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं कि जब आप समुद्र में चले जाते हैं, सी में चले जाएंगे, तो आसपास कहीं लैंड नजर नहीं आएगा, आप भटक जाएंगे समुद्र में, कहाँ जाएंगे, कहाँ पूरब है कहाँ पश्चिम है। अभी हम लोग पूरब और पश्चिम को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे आपको पता चलता है कि पूरब है? आप सूर्योदय को देखते हैं कि जिधर से सूर्य उदित हो रहा है वह पूरब हो गया, फिर उसी के अकॉर्डिंग बचपन में ही पढ़ाया जाता था कि हमारे कैसे पूरब होंगे कैसे पश्चिम होंगे, ऐसे हाथ करके स्कूल में आप लोगों को कराया गया था कि नहीं, कि किस हाथ से पूरब होगा किस हाथ से पश्चिम होगा, पैर की तरफ दक्षिण होगा। तो अब तो हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन समुद्र में जाने के बाद जहाँ की आपको कहीं रास्ता ही नहीं दिखाई देगा, तो खाली पानी ही पानी है, कहीं लैंड दिखाई नहीं देगा, तो कहाँ जाएंगे आप? नाव जाने का इधर चला जाएगा उधर, ये समस्या होती है। कभी कभी आप बड़े नदी में अगर जाएं, जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी का तट आपने शायद देखा नहीं है, अगर बंगाल के आसपास के तट को देखेंगे तो वहाँ पर बहुत बड़ा तट हो जाता है। जैसे आप हरिद्वार में देखेंगे तो कुछ फीट का ही नदी आपको दिखाई देगा, प्रयागराज में भी आप ये देखेंगे तो गंगा नदी तो है लेकिन नॉर्मली बहुत धारा नहीं है, लेकिन ज्यों ज्यों मुहाने की तरफ बढ़ते हैं गंगा नदी फैलती चली जाएगी, और वहाँ पर भी आपको ये दिक्कत हो सकती है, दिशाहीनता इसकी स्थिति आती है। ये तो समझिए समुद्र ही है। तो हमने क्या देखा, इसने एक काम किया कि बार्थोलोमेओ डियाज ने एक केप ऑफ गुड होप नामक जगह को निकाल लिया, और इससे आगे हम क्या देखते हैं कि आगे यह बढ़ने में कामयाब हो जाता है। ठीक है, इसने क्या किया, खोज निकाला। पुर्तगालियों को कुछ वैज्ञानिक प्रगति से भी फायदा मिला था। पुर्तगाली नाविक को कुछ वैज्ञानिक प्रगति से भी फायदा मिल गया था। जैसे पुर्तगाली नाविकों को दिशा सूचक कंपास आदि की खोज का भी सहारा मिला, मिल गया था, कि सहारा मिला था। कंपास क्या काम करता है, मिला था। कभी आप चुंबक वाला कंपास देखें, दिशा सूचक कंपास कभी आपने देखा है? गोल सा होता है, स्कूल में तो दिखाया जाता है, पता नहीं हम लोगों के जमाने में दिखाया जाता था, आप लोगों को तो दिखाया ही जाता होगा। एक कंपास में क्या होता है कि एक गोल की आकृति है, और उसमें एक सुई लगा रहता है, और सुई का डिजाइन इस हिसाब से बनाया जाता है कि आप चाहे उसको किसी तरह से उलट दें पलट दें कुछ भी करें, वह सुई हमेशा नॉर्थ को ही दिखाता है, हमेशा वो नॉर्थ ही दिखाएगा, जिधर नॉर्थ होगा उधर ही दिखाएगा। जैसे आप मैग्नेट को लेते हैं, मैग्नेट को आप स्वतंत्र रूप से लटका दीजिए तो वह हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही खड़ा होता है। साइंस में पढ़ते हैं ना हम लोग कि मैग्नेट का जो डायरेक्शन होगा हमेशा नॉर्थ और साउथ की तरफ होगा, लेकिन वह तो पता नहीं कर पाएंगे कि कौन सा नॉर्थ और कौन सा साउथ है। इसके लिए यूरोप के वैज्ञानिकों ने नहीं बल्कि चीन के वैज्ञानिकों ने एक कंपास बनाया था, जिसको अगर हम देख लें, जैसे समुद्र में यात्रा कर रहे हैं, कहीं दिखाई न दे कहाँ कौन सी दिशा में जाना है, तो कंपास को देखेंगे तो वो हमेशा हमें नॉर्थ को दिखाई देगा, नॉर्थ को दिखाएगा।
तो नॉर्थ से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि नॉर्थ के अपोजिट साउथ होगा, फिर ईस्ट और वेस्ट को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो कंपास की खोज से सामुद्रिक यात्रा बहुत आसान हो गई, उससे आसानी से हम समुद्र की यात्रा कर पाएंगे। लेकिन जब कंपास नहीं था तब कैसे होता था? तब हम एक तारा देख के चलते थे, तारा, स्टार, जिसका नाम है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा का यानी पोलर जो स्टार है उसको आपने देखा है कभी? मुझे तो लगता है कि 99% बच्चों ने ध्रुव तारा देखा ही नहीं होगा कि ध्रुव तारा कैसा होता है। आप देखेंगे नॉर्थ की तरफ एक टिमटिमाता हुआ तारा होता है, रात के 8 बजे तक के बाद आपको दिखाई देता है, और जब थोड़ा अंधेरा हो जाएगा तो वह दिखने लग जाता है। और पोलर स्टार का एक की खासियत है, वो हमेशा नॉर्थ में ही रहता है, उस तारे का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। जैसे आप शुक्र ग्रह को देखेंगे, जो शुक्र ग्रह आंख से दिखाई देता है, और शुक्र ग्रह देखेंगे तो शाम के समय आपको पश्चिम में दिखाई देगा और सुबह के समय वह पूरब में दिखाई देता है। भोर का तारा उसको कहते हैं, काफ़ी ब्राइटनेस होता है शुक्र ग्रह में। अगर ये सब बातें मेरी आपको लग रहा होगा कि किस दुनिया की बातें हो रही है, इसका मतलब है कि आप समाज में बहुत ही बुरे तरीके से रह रहे हैं। आपको बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। सफलता तो हमें बाद में मिल जाएगी, लेकिन ये सब बातें जो मैं ध्रुव तारा की बात कर रहा हूँ, मॉर्निंग स्टार की बात कर रहा हूँ, ये सब अगर आपको आइडेंटिफाई नहीं हुआ है आज तक, इसका मतलब है कि आपने बहुत ही अधूरा लाइफ जिया है। ये सब चीज़ें हमें प्रकृति से सीखनी चाहिए, देखनी चाहिए कि कहाँ क्या है। सुबह उठेंगे ना, 4 बजे आप एक दिन उठ करके देखना और ठीक पूरब में देखना, एक बहुत चमकता हुआ स्टार दिखाई देगा, जिसको हम भोर का तारा कहते हैं, और एक निश्चित समय पर ही वह होता है। यानी जब वह तारा दिखने लगेगा, इसका मतलब है कि हम सुबह के बेला में आने वाले। पहले लोग घड़ी नहीं देखते थे, वही सब देख करके काम चला लिया करते थे। ठीक है बच्चे, तो यहां हमने क्या देखा? यहां पर लैब में होता है, तेज चमक रहता है, नॉर्थ साइड में दिखता है। ध्रुव तारा देखा है आपने? चलिए बहुत बढ़िया, जिन्होंने देखा है तो कोई बात ही नहीं है। नीलाक्षी, तो ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई करके रखिए, ये बहुत अच्छा चीज़ है। ये सब प्रकृति का अवलोकन भी हम करते हैं। तो पुर्तगाली नाविकों को दिशा सूचक कंपास की खोज का भी सहारा मिला था। वैसे कंपास की खोज किसने की थी? कंपास की खोज चीनी नाविक ने की थी। खोज किसने की थी? चीन के नाविकों ने ही कर ली थी। नाविकों ने की थी, चीन के नाविकों ने की थी। कंपास की खोज किसने की थी? चीन के नाविकों ने की थी। पुर्तगाली नाविकों को दिशा सूचक कंपास आदि की खोज का भी सहारा मिला। वैसे कंपास की खोज किसने की थी? चीन के नाविक ने ही कर ली थी पहले। फिर हमने क्या देखा कि यहां पर बिल्कुल नीलाक्षी, ठीक, हम क्या देखते हैं कि पुर्तगाली नाविकों ने क्या कर लिया? नाविकों ने सामुद्रिक यात्रा के लिए या सामुद्रिक यात्रा के खतरे को कम करने के लिए, खतरे को देखते हुए अपने जहाज को, अपने नाव कहें या जहाज कहें, जहाज को क्या कर लिया? देखते हुए अपने नाव या जहाज को तोपों से सुसज्जित किया था, तोपों तथा बंदूकों से लैस किया था। बंदूकों से लैस किया था, बंदूकों से सुसज्जित किया था, सुसज्जित किया था, बंदूकों से सुसज्जित किया था। इस प्रकार के जहाज को क्या कहा जाता था? जहाज को आर्मेडा कहा जाता था। आर्मेडा कहा जाता था। इस प्रकार के जहाज को क्या कहा जाएगा? आर्मेडा कहा जाता था। इस प्रकार के जहाज को हम क्या कहेंगे? आर्मेडा कहेंगे। ध्यान रखिएगा, यहां पर भी मैं लिख देता हूं, आर्मेडा मतलब क्या होता है? सशस्त्र जहाज। सशस्त्र जहाज जो होगा वह क्या कहलाएगा? आर्मेडा कहलाएगा। याद करके चलेंगे, ये सब टर्म है, आगे यूज होना ही होना है। जब भी आप एडवांस लेवल पर पढ़ने जाएंगे, इन सब को आप यूज करते हुए चलेंगे, सबका यूज होना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि यहां पर
शिवांगी आप एलियन ही हैं, जो बच्चे हैं ना एलियन ही। आज 2 घंटे की क्लास नहीं लेंगे प्रिंस गुप्ता जी। आप लोग एलियन ही हैं, सुबह रात में पढ़ते हैं, दिन में जगते हैं, चिड़िया की चहचहाट भी नहीं सुनते, रात में 2 से 3 बजे तक पढ़े जा रहे हैं और सुबह उठते हैं 10 बजे। तो क्या होता है, ये तो मेरे डर से आप सुबह उठ पा रहे हैं कि सुबह क्लास होती है, तो आपको नहीं देखा है मैंने, लेकिन आप जैसे बच्चों को तो रोज़ देखता रहता हूँ ना, सामने फेस टू फेस देखता रहता हूँ। जो कर्म है बच्चों के, वो हर पीढ़ी वैसे कोसती रहती है कि मेरे जैसा नहीं बन पाया मेरा बच्चा। तो हर पीढ़ी कोसती है, जैसे मुझे ही मेरे पिताजी कोसते थे कि किसी काम का नहीं है। वो मेरे बारे में कहते थे गमले का पौधा है, मतलब कि प्रोटेक्टेड एक तरह से बच्चा है। वो मुझे कोई काम नहीं करने देते थे, तो एकदम से प्रोटेक्शन में रखते थे। तो बच्चा जब प्रोटेक्टेड होगा तो बहुत किलर नहीं होगा, जबकि देख रहे हो कि आपसे मैं ज़्यादा मजबूत हूँ। तो उसी तरह से आपके प्रति हमारी सोच यही रहेगी। मैं चाहूँगा, मैं मानता हूँ कि आप लोग गमले का पौधा है, गमले के पौधे में हम पानी देंगे तभी गमले का पौधा ग्रो करेगा, और जो जंगली पौधा होता है वो अपने आप ग्रो करता है। तो बच्चों को चाहते हैं जंगली पौधा बने, इसलिए उसमें इतनी ताकत हो कि वह बिना किसी सपोर्ट के आगे बढ़ सके। ये कहने की इच्छा है, मतलब कोई आलोचना आपकी नहीं करते हैं। तो हमने क्या देखा कि आर्मेडा यहां पर सशस्त्र जहाज कहते हैं। तो भारत सबसे पहले कौन आता है? तो भारत आने वाला जो प्रथम था यूरोपीय, वह कौन था? भारत आने वाला या भारत पहुंचने वाला कौन था? भारत पहुंचने वाला सबसे पहला कौन था? पहुंचने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? प्रथम पुर्तगाली जो था वह था आपका वास्को डिगामा। वास्को डिगामा हुआ करता, पहला जो था वह वास्को डिगामा था। वास्को डिगामा जब भारत से वापस लौटा, वास्को डिगामा जब भारत से वापस लौटा तो उसने भारत से जितने वस्तुओं की खरीद की थी वह 60 गुने अधिक मूल्य पर बिका। जितने वस्तुओं की खरीद की थी वह क्या था? वह 60 गुना अधिक मूल्य पर यूरोप में बिका। अधिक मूल्य पर यूरोप में बिका, यानी 60 गुना मुनाफा हुआ, यूरोप में बिका, और इस मुनाफे ने यूरोप में बिका। इस मुनाफे ने क्या कर दिया? बिका। इस बड़े मुनाफे ने अन्य यूरोपीय कंपनियों को भी भारत आने के लिए प्रोत्साहित किया। भारत आने के लिए प्रोत्साहन दिया, प्रोत्साहित किया। भारत आने के लिए यहां पर प्रोत्साहन दिया। वास्को डिगामा जब भारत से वापस लौटा तो उसने भारत से जितने वस्तुओं की खरीद की थी वह 60 गुना अधिक मूल्य पर यूरोप में बिका। इस बड़े मुनाफे ने अन्य यूरोपीय कंपनियों को भी भारत आने के लिए प्रेरित कर दिया, ताकि भारत आकर के वहां पर एक तरह से बड़े पैमाने पर हम क्या कहते हैं, हाँ, वास्को डिगामा हो जाता है। सुसज्जित का मतलब होता है कि सजा करके ले जाना। सुसज्जित का मतलब है कि जैसे एक नाव है और नाव के ऊपर हमने तोप लगा दिया, तो उसको नाव को हमने तोपों से सजा दिया। सजाने का काम तो वैसे एक नॉर्मल वे में हम लोग करते हैं, जैसे हम फोटो को हम फूलों की माला से सुसज्जित कर देते हैं, यानी सु मतलब अच्छा होता है, सज्जित मतलब सजाना, यानी अच्छी प्रकार से सजाना। यहाँ सजाने का संदर्भ नहीं है बल्कि तोप लगाने का संदर्भ है। शब्द हम लोग यूज कर लेते हैं हिंदी में कई प्रकार के, लेकिन उसका एक मीनिंग, साइलेंट मीनिंग अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां से हम क्या देखते हैं कि बड़े पैमाने पर यहां पर आता है वास्को डिगामा। जब आता है तो 60 गुना एक तरह से मुनाफा कमाना पड़ता है। ठीक है, 60 गुना अधिक मुनाफा उसने कमाया। आगे हम क्या देखते हैं
इसकी वजह से बहुत सारे और भी लोग यहाँ आते हैं, बहुत सारी और कंपनियां आती है, यूरोपीय कंपनियों की भी यात्रा बार बार होती है। तो पुर्तगाली कंपनी ने चूंकि पहला रास्ता देखा था, पुर्तगाली कंपनी ने चूंकि पहले रास्ता खोजा था, अतः क्या है, अतः उसने जल्दी ही अनेक यात्राएं की। हालांकि उनकी इस व्यापारिक यात्रा का विरोध भी होता है। व्यापारिक यात्रा का अरबी लोगों द्वारा विरोध भी किया गया, अरबी व्यापारियों द्वारा विरोध भी किया गया, अरब क्षेत्र के व्यापारियों द्वारा विरोध भी किया गया। अब ये बताइए कि जरा मैं मैप के ऊपर जाऊंगा, फिर समझ में बात आएगी और टाइम भी खत्म हो रहा है। पुर्तगाली कंपनी ने चूंकि पहले रास्ता खोजा था, अतः उसने जल्दी ही अनेक यात्राएं की। हालांकि उनकी इस व्यापारिक यात्रा का अरबी व्यापारियों द्वारा विरोध भी किया जा रहा है। अगर यहां पर अरबी व्यापारी की चर्चा हो रही है कि किस अरबी व्यापारी ने इसका विरोध किया होगा, तो किसको कहेंगे? मान लीजिए भारत है, ये तो ऐसे घूम के आ रहा है, ऐसे आ रहा है। ये जो अरब क्षेत्र के लोग हैं, ये पहले से ही भारत से व्यापार किया करते थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, व्यापार करते थे तो क्या परेशानी है। अब कहां से आ रहा है? ये लोग आ रहा है, यहां से आ रहा है। अब दिक्कत क्या है? इसको तो इधर आना नहीं है, यूरोपीय कंपनी को तो इस अपने रास्ते से जाना है, यहां से आकर के यहां पर पहुंचना है। अब ये विरोध क्यों करेगा? विरोध इसलिए करेगा कि अभी जो अरब के क्षेत्र से व्यापार हो रहा था भारत का, तो अगर केवल एक व्यापारी होगा तो वस्तु उसे सस्ता मिलेगा। अब वहां पर पुर्तगाली आ रहे हैं तो व्यापारिक वस्तुएं महंगी हो जाएगी। अब ये लोग चाहता है कि ये यहां से ना आए। पुर्तगाली कंपनी एक आई है तो उसको पता है कि एक नहीं आएगी, पीछे पीछे बहुत सारे लोग आने वाले, और जब ज्यादा वस्तुओं को खरीदने वाला हो जाएगा तो वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी, और कीमत बढ़ने का सीधा फायदा मुनाफे से जुड़ा हुआ है। अगर वस्तु हम महंगा खरीदेंगे तो महंगा बेचना पड़ेगा। ये लोग जो अभी सस्ता वस्तु खरीद रहा था यहां से, इस क्षेत्र के लोग, लेकिन अब यूरोपीय कंपनी आ रही है तो उसे उस वस्तु को महंगा मिल लेना पड़ेगा। अब बड़ा भारी दिक्कत है, तो इसलिए इन लोगों ने विरोध किया और चाहा इसका रास्ता ब्लॉक कर दें, यहां से कट कर दें रास्ता, कि ये यहां तक जा ही न पाए। क्या करेगा? रास्ता कट करना हुआ क्या कहेगा? वार्ता करेगा कि भाई साहब पुर्तगाली व्यापारी अब मत आइए आप। तो पहले तो वार्ता का रास्ता ही नहीं था, पहले तो युद्ध ही एकमात्र समाधान हुआ करता था। कुछ भी हुआ युद्ध कर लो। तो पुर्तगाली कंपनी को रोकने के लिए यहां के लोग संगठित हो जाते हैं। जो इस साइड के लोग देखते हैं ना, वो संगठित होते हैं। इसको मिलाया जाता है, सब यहां पर मिलते हैं और अपनी सेना लेकर के पुर्तगालियों पर हमला कर देते हैं। ये कंपनी है, इसको तो हरा देंगे। अब देखिए, मिस्र का सुल्तान है, ईरान का सुल्तान है, भारत में भी एक बहादुर शाह हुआ करता था, गुजरात का सुल्तान था। सब ने एक सामूहिक रूप से अपनी जल सेना बनाई और पुर्तगालियों पर हमला कर दिया। लेकिन भैया पुर्तगाली तो पुर्तगाली ही थे, वो रुकने से रुकेंगे तो नहीं रुकेंगे, फिर उसको भी हरा दिया तो उसके बाद तो पुर्तगालियों को कौन रोकेगा? तब तो और भी व्यापारिक कंपनियां आने लग गई। तो एक कॉन्फ्लिक्ट हम देखते हैं यहां पर भी आ जाता है। पुर्तगाली कंपनी ने चूंकि पहले रास्ता खोजा था, अतः उसने जल्दी ही अनेक यात्राएं की। हालांकि उनकी इस व्यापारिक यात्रा का अरबी व्यापारियों द्वारा विरोध भी किया जाता है, अरब क्षेत्र के व्यापारियों द्वारा इसका विरोध भी किया जाता है। इसी क्रम में हम क्या देखते हैं? इसी क्रम में मिस्र और गुजरात की, मिस्र एक अरब का देश, अफ्रीका का देश है, मिस्र तथा गुजरात की संयुक्त नौसेना ने पुर्तगाली जहाजों को रोकने की कोशिश की।
जहाजों को रोकने की कोशिश की। इसके तहत दो युद्ध होते हैं। वो रोकने की कोशिश की जिसके कारण दो युद्ध होते हैं। कारण क्या होते हैं? दो युद्ध हुए। पहला जो युद्ध होता है वह होता है 1509 में। पहला युद्ध जो होता है 1509 ईस्वी में होता है। दो युद्ध यहां पर होते हैं। चूंकि इसको रोकना है इसलिए यहां हम क्या देखते हैं, दो युद्ध यहां पर होता है। जैसे हम पहले 1508 में देखेंगे। 8 पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा को पराजित होना पड़ेगा। अल्मीडा को संयुक्त सेना से पराजित होना पड़ा। अल्मीडा को संयुक्त सेना से पराजित होना पड़ा। अल्मीडा को क्या होना पड़ा? संयुक्त सेना से पराजित होना पड़ा। पराजित होना पड़ा। फिर से लिख देता हूं, ये लास्ट लाइन होगा। पराजित होना पड़ा। उसका बेटा भी मारा गया। उसका बेटा भी मारा गया। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है 1509 में हम क्या देखते हैं कि अल्मीडा ने संयुक्त सेना को पराजित कर हिंद महासागर में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। यानी अब इसे चुनौती देने वाला कोई नहीं बचेगा। इसी क्रम में मिस्र तथा गुजरात की संयुक्त नौसेना ने पुर्तगाली जहाजों को रोकने की कोशिश की, जिसके कारण दो युद्ध होते हैं। पहला 1508 में होता है। पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा को संयुक्त सेना से पराजित होना पड़ा। उसका बेटा भी मारा जाता है। 1509 में क्या देखते हैं? अल्मीडा ने संयुक्त सेना को पराजित कर हिंद महासागर में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। हिंद महासागर में क्या होता है? वह मजबूती से जम जाता है। अब उसे पराजित करने वाला कोई नहीं रहता है। अब इसे पराजित करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो भी संयुक्त सेना थी वह अब पराजित हो जाती है। आगे एक दो गवर्नर और चर्चा करेंगे, जैसे अल्बुकर्क वगैरह है। फिर ये चैप्टर कल 15-10 मिनट में समाप्त हो जाएगा। तो लेकिन इसी चैप्टर से प्रश्न आपके रहेंगे। सैटरडे को टेस्ट होना है, ध्यान रखिएगा। सैटरडे को आपका टेस्ट होगा। उसके साथ चूंकि पहले से प्लान नहीं था, अगर मुझे पता होता कि आज इकोनॉमी की क्लास नहीं है तो मैं 2 घंटे क्लास ले लेता, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन चूंकि अब अगली क्लास भी मेरी लगी है, सुपर 60 वाली क्लास लगी है, तो उसकी भी थोड़ी तैयारी करनी होती है, देखना होता है, तो समय बचता नहीं है। फिर पहले से होता तो मैं पहले से प्रिपेयर्ड हो जाता, तो पता ही नहीं होता है। अगर पहले से इंफॉर्मेशन होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो फिलहाल आज तो यहीं रखेंगे, लेकिन कल मैं आता हूं तो फिर कल कंटिन्यू करता चला जाऊंगा। ठीक है। शिखा सिंह जब हो जाता है ना, अरब का क्षेत्र का मतलब अरबी होगा। चलिए ठीक है। आशा करता हूं कि सारी बातें आप समझ पा रहे होंगे। ध्यान रखेंगे कि बहुत सारी बातें तो मैं आपको, चूंकि आपने पहली बार सुना होगा, तो मैं समझाऊं तो समझाऊं कैसे। पता चला एक ही शब्द पर बहुत देर तक रुके रहें, तभी जाकर कैसा हो पाएगा। तो थोड़ा सा आप बुक भी पढ़िएगा, कुछ मैप वगैरह की किताब को भी आप देखते चलेंगे, तभी काम पूरा हो पाएगा। कोई दिक्कत होगी तो मैसेज कर देंगे। बाय एंड टेक केयर।